और सिर्फ जो है स्टेबिलिटी आ गई और इल्ज़ाम तराशी पे लगे रहेंगे। 4 साल हो गए सर, 10 अप्रैल को पूरे 4 साल हो जाएंगे इस हुकूमत को। इमरान खान साहब के 3.5 साल में 1.5 साल कोविड का भी था, 4 साल हो गए हैं। और वजीर आजम साहब का भी बयान था, मेरी नज़र से गुजरा, वो ये कह रहे थे अब हमें गुर्बत, ग्रोथ और रोजगार की तरफ तवज्जो देनी होगी। तो 4 साल से आपकी तवज्जो किधर थी? तरमीमों में थी क्या तवज्जो? दूसरी तरफ आज मैं देख रहा था कि अखबार में, बिजनेस रिकॉर्डर में खबर थी कि 36 अरब डॉलर जो है पाकिस्तानी हुकूमत जो है अपना जो एनर्जी सेक्टर का कर्जा है उसके लिए कर्जा लेने जा रही है ताकि बिजली की कीमतें कम हो। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कभी एक तरफ ये खबर लगाते हैं, दूसरी तरफ वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इतने ऑर्डर आ गए हैं, इतने ऑर्डर आ रहे हैं जहाज़ों के कि अब हमें शायद 6 महीने में IMF को छोड़ना ना पड़ जाए। तीसरी तरफ वो हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब डेवोस गए और डेवोस में गए और वहाँ जाके वो कह रहे हैं कि ख़ास IMF की चीफ से मिलेंगे, वहाँ मिल गए हैं, मुलाकात हो गई है। और वो जो बिजनेस मैनों के लिए रिलीफ लेने गए हैं, टैक्स की छूट और बाकी छूट, तो वो अगर कोई ऐसी अच्छी खबर होती तो अब तक आ चुकी होती, वो मेरे ख्याल से नाकाम हो गए। लेकिन अजीब बात है कि जब आवाम के लिए कोई चीज़ लेनी होती है ने, तो ये जो है IMF से कहते हैं जी पूछ के बताएंगे, और अपने रिलीफ जो है वो धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं। अभी ये मेरे साथी बताएंगे, ये तो गवाह हैं इसके, और इन्होंने शायद वोट दिया कि नहीं दिया। अब 2 दिन पहले जो है वो इलेक्शन एक्ट को अमेंड कर दिया और असासाजात जो है उसकी पाबंदी जो है डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कोई उसको अगर वो किसी को लगे कि जी उसके असासाजात से उसको सिक्योरिटी रिस्क है तो वो जो है उसको 1 साल के लिए रोक सकता है। कमाल की बात है। ये चीज़ IMF वो कह रहा है, IMF कह रहा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन सबके असासाजात जो हैं बताए जाएं। उल्टा वो करने के इन्होंने अपने असासाजात के लिए भी कोई गुंजाइश निकाल दी और उसके लिए IMF की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, खुद ही कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब अवाम की बारी आती है तो अवाम को जो है कहते हैं कि जी IMF से पूछ के बताएंगे, और जहां अपने रिलीफ लेने हो तो टकाटक लेना शुरू कर देते हैं। कर्जों की सूरत हाल ये कि 6 माह में 4.5 अरब डॉलर, जिसमें IMF के 1.2 अरब डॉलर नहीं है, ये इन्होंने बैरून मुल्क से कर्ज लिया। लेकिन इस कर्ज में ये कहते हैं कि मुल्क बड़ा स्टेबिलिटी, पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हो रही है। आखिरी पाकिस्तान ने बॉन्ड किया था आलमी मार्केट में फरवरी 2022, इमरान खान की हुकूमत से 1.5 महीने 2 महीने पहले। उस वक्त से लेकर अब तक एक बॉन्ड नहीं कर सके। फिर दूसरी चीज होती है कमर्शियल लैंडिंग। जैसे मैं और आप बैंक जाते हैं, अक्सर हमें बैंक कहता है नहीं नहीं हम आपको लोन नहीं देते क्योंकि आपकी आमदनी नहीं है या आपके असासे नहीं है। पाकिस्तान को कमर्शियल लैंडिंग भी जो है पिछले 4 साल से तकरीबन फ्रीज हुई हुई है। तो ये आलमी दुनिया में ये IMF प्रोग्राम में होने के बावजूद जो है इनकी सूरत हाल है। फिर उसके बाद यही UAE जो 3 अरब डॉलर उन्होंने हमें डिपॉजिट दिया हुआ था, UAE अब पिछले दिनों इसहाक डार ने एकदम शोशा छोड़ा है कि जी UAE को 1 अरब डॉलर हम वापस कर देंगे फौजी फाउंडेशन या फौजी ग्रुप के शेयर। अब मैं सोच रहा हूँ फौजी ग्रुप के शेयर तो हुकूमत की मालियत ही नहीं है, तो ये हो क्या रहा है, इसके पीछे साइंस क्या है? तो फौजी ग्रुप के अगर शेयर UAE को देंगे तो हुकूमत पाकिस्तान को इनके पैसे देगी। दूसरी तरफ जो 2 अरब डॉलर रह गए हैं, अखबारों में बताया जा रहा है कि UAE ने डिमांड की है 6.5% सूद उस पर, शरह सूद 6.5%। तो आप ये फ्रेंडली कंट्रीज आपको जो है आसान शराइत पे नहीं दे रही। वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक 2-2% पे लोन दे देती है और आप फ्रेंडली कंट्रीज से 6.5%। इसका मतलब ये है कि आप उनसे मार्केट टर्म पे ले रहे हैं। आपको जो है वो जो आप बातें कर रहे हैं कि हमारे बड़े ताल्लुकात और हमारी बड़ी, ये 6.5% तो ये वो वाला चीज़ नहीं होती। इमरान खान के दौर में तो 3% में मिल रहा था, तो ये आप जो है 6.5% पे ले रहे हैं, तो कौम को इस पर जवाब दे। फिर उसके बाद सऊदी अरब की बात आई। अब सऊदी अरब ने भी हमें डिपॉजिट दिया हुआ 4 अरब डॉलर के करीब। सुनने में आ रहा है कि हम उसमें जो है अपने जहाज़ देंगे। चले अच्छी खबर है क्योंकि हम अपना कर्ज तो उतार ही नहीं पाए, और कर्ज जो है सूरत हाल ये कि जो 1994 में या 95 में नून लीग की हुकूमत ने $400 मिलियन UAE से कर्ज लिया था, आज तक हम वो नहीं उतार सके। तो इसलिए हमें दुनिया भी कर्ज नहीं दे रही, और ख़ास तौर पे इनको नहीं दे रही क्योंकि ये इतनी छोटी रकम नहीं दे सकते। बात करते हैं ये अरबों डॉलर की। इलेक्शन एक्ट की मैंने आपसे बात कर दी, बाकी मेरे साथी इसमें बताएंगे कि हो क्या रहा है। फिर जो है
आईएमएफ की जो जो इलेक्शन एक्ट की एक बात यह कि इलेक्शन एक्ट में मैं एक और बात कहना ये चाहता था कि हम पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। अगर आपने ये एक्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, अपने आप को आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आपको इतने सिक्योरिटी के मसले हैं तो आप जो है घर जाए, आप क्यों इस पे जो है आगे चल रहे हैं। फिर दूसरी, आप आज ही की खबर है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपकी इकॉनमी बहुत वल्नरेबल है। अब वो कह रहा है कि 3 वजहों से वल्नरेबल है। एक, वो कहता है कि आपका क्लाइमेट रिस्क बहुत बड़ा है। दूसरा, वो कहता है कि रीजनल सिक्योरिटी, आई एम रियली कंसर्न अबाउट ये जो ईरान का हो रहा है, और आज ट्रंप का स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा। और तीसरी चीज, टाइट ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन। इसी को आगे लेते हुए चलें, आईएमएफ ने भी इस साल कह दिया है कि पाकिस्तान की माशी ग्रोथ जो है 3.6, पहले वो कह रहा था, उन्होंने 3.2 कह दिया। हुकूमत एक तरफ कह रही थी कि 4.5% होगी इस साल, और एहसन इकबाल साहब का उड़ान प्रोग्राम कह रहा था कि 7% होगा। और ये जो है आलमी बैंक जो है इसको इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स, नून लीग हो और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इनकी चौथी 5वीं हुकूमत है जहां एक्सपोर्ट्स इनको मिलती है उससे नीचे आ जाती है। 2.4 अरब डॉलर पे आ गई दिसंबर के महीने में एक्सपोर्ट। तो पाकिस्तान अब बाकी एक्सपोर्ट में जो है, ये मेरे साथी बताएंगे कि अफगान ट्रेड, ट्रांजिट और ये तमाम चीज़ें। ये बाकी आखिरी में मैं सिर्फ आपसे 1-2 बातें और अर्ज करना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुल्क में इस वक्त जो है फूड इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है। गंदम की कीमतें जो है आसमान को छूने लग गई हैं। ये वही पंजाब हुकूमत थी जो 12 रुपए की रोटी में जो है मियाँ साहब और उनकी जो बेटी हैं जो वजीर आला हैं, वो तंदूरों के राउंड मार रही थी कि 12 रुपए की रोटी मिल रही है, और जो है फलां जो है 90 रुपए किलो आटा हो गया। पहले तो 70 रुपए किलो आटे की बातें कर रहे थे। इस वक्त मुल्क में 5,000 रुपए मन जो है गंदम का रेट हो गया है। किसान से गन पॉइंट पे छापे मार मार के 2200, 2300, 2400 रुपए में ली, और जिनको दिलाई अब उन पे ना छापे ना कुछ, और 5,000 रुपए में ब्लैक हो रही है। फिर इसके बाद पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दी है, केपी में नहीं जाने दे रहे, कहीं और नहीं जाने दे रहे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। और जब आवाम को रिलीफ देने का टाइम आता है उस वक्त जो है ये रिलीफ आवाम को नहीं देते। मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे हुई, अभी जो है इन्होंने 5 रुपए जो है उस पर जो है मजीद पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के 85 रुपए कर दिया। 1 जनवरी को गैस की कीमतें नीचे होनी थी, उधर जो अली परवेज मलिक साहब कह रहे हैं वजीर आजम ने कहा है कि इस दफा गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वो सारा का सारा अपनी जेब में डाल लिया। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में दूसरी दफा 4 साल में जो है गंदम का क्राइसिस आया है। पाकिस्तान की जो आवाम है, मैं आपको सिर्फ हाउस होल्ड ये मैं लाया हूँ, साथ बात भी हो जाएगी, इस पर पहले भी डिस्कशन हुआ है बहुत दफा। ये बताता है, हुकूमत पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है ये, हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड सर्वे, वो ये बताता है कि पाकिस्तान में लोगों ने अपनी खुराक कम कर दी है। जैसे गंदम थी, आटा, मैं तो हैरान हो गया, मेरे लिए भी ये बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। पाकिस्तान में अंडा भी एक लग्जरी है। पहले हम गोश्त तो समझते थे लग्जरी है, लेकिन मैं अंडे को नहीं समझता था। औसतन 2018-19 में एक शख्स 3 अंडे पूरे महीने में खाता था, 3, यानी हर 10 दिन में 1 अंडा। वो भी कम हो गए, 2.8 अंडे हो गए। इसके अलावा इन्हीं का ये सर्वे बताता है कि 2018-19 में मुल्क में जब रोजगार था तो 54.8% लोग जो है वो मुलाजमत करते थे और बाकी लोग अपना कारोबार करते थे, वो बढ़ के 60% हो गया। और जो माशी पस्ती की वजह से 2018-19 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, 2018-19 में रेमिटेंसेस पे 5% आबादी हमारी डिपेंड करती थी, अब वो बढ़ के 7.77% हो गई है। और उसी वक्त 2018-19 में गिफ्ट्स पे 2%, 2.12% लोग गिफ्ट्स और डोनेशन पे जो है अपना गुजर बसर करते थे, वो 4.57% हो गई है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि मुल्क में कितनी गुर्बत बढ़ गई है। तो अब मैं अपने साथियों को दावत देता हूं कि वो भी जो है थोड़ा इसमें जो है अपनी बात करें। जी, मुज़म्मिल असलम साहब ने बड़ी जामे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर ली है। उसके बाद इतनी चीज़ें बची नहीं हैं, सिर्फ 2, 4, 5 चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा ट्रेड पे रहूँगा और ये हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज के ऊपर। इस जो जुलाई से दिसंबर तक का जो डेटा है, स्टेट बैंक अपलोड करता है इकोनॉमिक डेटा
उसके मुताबिक भी अगर हम देखें, हमें उसके ऊपर भी इतराज़ात हैं, हमें पता है कि वो सारी चीज़ें ठीक भी नहीं होती, उनके भी सोर्सेज जो हैं वो ठीक नहीं हैं। जैसे कि इंपोर्ट की फिगर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इस साल 6 महीने की इंपोर्ट्स हैं वो $31.325 बिलियन की हुई हैं। लेकिन ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो बैंक से प्रोसीड्स जो हैं वो बाहर के मुल्क गई हैं, हमने जो गुड्स मंगवाई थी उसके अगेंस्ट। इसके अंदर वो रकम शामिल नहीं है जो हुंडी, हवाला या इधर उधर से जो कस्टम्स वैल्यू आप कह लें उसके मुताबिक चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं, ये वो वैल्यू नहीं है। वो IMF का भी पिछले साल एक आया था कि आपकी जो कस्टम्स की वैल्यू है इंपोर्ट की वो इतनी है और आपकी जो इंपोर्ट्स एज पर स्टेट बैंक के हैं वो इतनी है, वो भी तकरीबन $11 बिलियन का डिफरेंस था। अगर उसी हिसाब से हम $5 बिलियन 6 महीने का इसके अंदर जमा करें तो तकरीबन $35-36 बिलियन की ये 6 महीने की हमारी इंपोर्ट्स की वैल्यू है। एक्सपोर्ट्स जो है हमारी $15.5 बिलियन की हैं, तकरीबन अच्छा खासा डेफिसिट है। फिर भी हमारा अगर इंपोर्ट से ड्राइव करके ही अपने GDP अपना बढ़ाना है तो फिर भी हमारा GDP जो है वो बढ़ नहीं पा रहा। ये कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अगर आपने इंपोर्ट्स इतनी बढ़ा ली, GDP की तो छलांगें लगानी चाहिए, 5% पे चला जाए, 5.5% पे चला जाए। फिर आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं जाके IMF की और कह रहे हैं जी हमारे से ये नहीं होगा, और फिर आप वैल्यू जो है वो रिड्यूस करा रहे हैं जो आपने प्रोजेक्शन दी हुई थी, अभी आप उसे 3.2 पे लेके आ रहे हैं उस प्रोजेक्शन को भी, और वो भी नहीं अचीव होगी। वो भी ये लाइव स्टॉक में और एग्रीकल्चर में और माइनर क्रॉप्स में, मेजर क्रॉप्स में डालेंगे, जिसके डिटरमिन करना ही बड़ा मुश्किल है कि ये पाकिस्तान के अंदर इसकी ग्रोथ क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या है। ये बहुत मुश्किल काम है डिटरमिन करना। PBS के डेटा से जो है वो सारा पता नहीं किधर से निकालते हैं, अल्लाह जानता है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज का भी डेफिसिट है। जो पाकिस्तान ने अपनी मुल्क से बाहर के मुल्कों को सर्विसेज दी हैं, मतलब इनकी एक्सपोर्ट है वो है 4.7 बिलियन की, और जो हमारे जैसा गरीब मुल्क जो है वो बाहर के मुल्कों से सर्विसेज ले रहा है और वो सर्विसेज की वैल्यू उनसे ज्यादा है जो एक्सपोर्ट कर रहा है। वो हमारी है $6.5 बिलियन की, 6 महीने की वैल्यू बता रहा हूँ। ये भी $1.74 बिलियन का हम सर्विसेज में भी डेफिसिट में है, जो कि इससे पिछले साल ही अगर देख लें 25 के अंदर वो $1.5 बिलियन का डेफिसिट था, ये भी इस साल बढ़ गया। प्राइवेट उसके बाद आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है $207 मिलियन की हुई है 6 महीनों के अंदर, जो कभी 2, 3, $4 बिलियन की भी 6 महीने में होती थी। और पिछले साल की भी अगर बात करें तो 1.343 बिलियन की थी जुलाई 25 से दिसंबर 25 तक, और इस साल $207 मिलियन की है। ये -80% रिडक्शन है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर, और ये चीज दिखाती है कि कोई बाहर का बंदा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। लोग उल्टा यहां से पैसे लेके वापस जा रहे हैं। ये भी इस चीज का सबूत है, ये भी डेटा के अंदर मौजूद है कि पहले अगर जो डिविडेंड्स या प्रॉफिट्स रीपेट्रिएट पाकिस्तान से होते थे, जो फॉरेन कंपनीज यहाँ आके अपने कारोबार कर रही थी, वो पिछले सालों में ज्यादा पैसे रीपेट्रिएट होते थे। जैसे अगर पिछले 6 महीनों का कंपैरिजन कर लें इन 2026 वाले जो है वो 6 महीनों के साथ, ये वाले और पिछले साल वाले जुलाई टू दिसंबर, तो 1.56 बिलियन था पिछले साल, इस साल 1.25 बिलियन है दिसंबर तक का 6 महीने का। ये भी मतलब ये बता रहे हैं कि यहां से लोग कारोबार बंद करके पैसा निकाल के और बाहर जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है। हर सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी माइनस, इंपोर्ट्स ऊपर, एक्सपोर्ट नीचे, सर्विसेज की हो, ट्रेड की हो, जिस तरह की आप मर्जी कह लें। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारा FBR जो है, वो अगर आप देखें तो उन्होंने भी सत्यानाश कर दिया। आपके पहले उन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर को 1% फाइनल टैक्सेशन में रखा हुआ था, फिर उन्होंने उसे 1% मिनिमम जो है वो चार्ज करते हैं एट सोर्स, और 1% जो है वो एडवांस टैक्स उसकी जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पे एट सोर्स जो है स्टेट बैंक काट लेते हैं। 2% जो है वो FBR को चला जाता है, और वो भी अब फाइनल टैक्स में नहीं है। वो उसके ऊपर भी बड़ा शोर मचाया, लेकिन जूं तक नहीं रेंगी, और उन्होंने डबल एक तो इसे चार्ज किया टैक्स, दूसरा पाकिस्तान के जितने टॉप एक्सपोर्टर्स हैं सबके ऑडिट्स, बेतुके ऑडिट्स, अपनी जो है वो ऑडिटर्स जो हैं वो 17वें ग्रेड के, 16वें ग्रेड के, बिलियंस रुपीस जिनकी एक्सपोर्ट है, बिलियंस ऑफ रुपीस जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें जलीलो खार किया हुआ है। उन्हें जनाब वो FIR कर रहे हैं उनके ऊपर। आपके
रिफंड्स जो है सेल्स टैक्स के 6-6 महीने से नहीं आ रहे। पहले सारे का सारा फास्टर में था जब हमारी गवर्नमेंट थी तरीके इंसाफ की। ये 2 साल से कह रहे हैं कि हमने सबको दोबारा फास्टर में कर दिया है। आज भी वो 5 0 रेटेड सेक्टर के अलावा बाकी बहुत कम लोग फास्टर में अगर हैं भी तो उनके ऊपर एक कैप लगाया हुआ है कि इनकी जो टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स टैक्स है उसका 10% या 15% या 20% जो है वो फास्टर से आएगा, बाकी डेफर हो जाएगा। अब तो 5 0 रेटेड सेक्टर्स के भी इतने ज्यादा चेक लगा दिए हैं, उनके भी सेल्स टैक्स रिफंड्स जो है वो डेफर हो रहे हैं और वो फील्ड से जाके अपने रिफंड्स लेते हैं। और सबको पता है कि फील्ड में सेल्स टैक्स रिफंड लेना कितना मुश्किल काम है और आजकल वो बिल्कुल नहीं दे रहे। इनकम टैक्स रिफंड्स की बात की जाए, उधर भी यही सूरत हाल है। लोग एफटीओ के पास जा रहे हैं, लोग हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं कि हमारे जो जायज पैसे हैं, जो रिफंड्स हैं, वो हमें दिए जाएं, और उनके ऑर्डर्स के बावजूद भी जो है वो एफबीआर जो है वो डिले कर रहा है। अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो वजीर आजम जाके किधर किधर एग्जेम्पशंस लेगा कारोबारों के लिए, कारोबारी लोगों के लिए। यार तुम खुद जो है वो अपना जो यहाँ पे आप लोगों ने एफबीआर एक कसाई रखा हुआ है, उसकी छुरी जो है वो जरा उसके हाथ से छीन लो। यार फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे लोकल लोग पैसे बाहर लेके जा रहे हैं, उन्हें तो रोक लो। पाकिस्तान से इतने पैसे बाहर से नहीं आए या इतने पैसे पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किए जितने पिछले 3-4 सालों में दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। ये क्या है? ये हमारी नाअहली है ना। ये गवर्नमेंट आई थी कि मुल्क के अंदर जो है मुईशत को बड़ा मुस्तहकम कर देंगे, बड़े बड़े अब जी हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। यार ये कोई डिफॉल्ट से बचाना है? आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के कारोबारी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, इंडस्ट्री आपकी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के दाने पे आके खड़ी है। अमेरिका ने पिछले साल टैरिफ जो है वो लगाए, पाकिस्तान के ऊपर कम टैरिफ था क्योंकि वो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू के हिसाब से उसने सारी टैरिफ लगाए और हमने बड़ी जनाब उछल कूदे जी, पाकिस्तान को बड़ी अचीवमेंट हुई। उसके बाद इंडिया का टैरिफ हमारे से ज्यादा, चाइना का टैरिफ हमारे से ज्यादा। तो इससे क्या होना चाहिए था? इससे हमारी $47 बिलियन की ये जो है वो चाइना की सिर्फ और सिर्फ ये टेक्सटाइल की जो है वो अमेरिका के साथ जो है ट्रेड है, इंडिया की कितने $1 बिलियन, हमें फिर उसके अंदर हिस्सा मिलना चाहिए था। हमें आज तक उस ट्रेड के अंदर हिस्सा नहीं मिला। पिछले साल हमारी $8.7 बिलियन की 6 महीने की जो थी वो एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की। इस साल 6 महीनों के अंदर $9.1 बिलियन की है। क्या 300-400 जो है वो $मिलियन से हमने क्या जो है अचीव कर लिया? हमें तो कोई 5, 6, 7, 8 बिलियन पे जाना चाहिए। हमारी जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा, हमारी मिलें बंद पड़ी हुई हैं, हमारी लेबर जो है वो पहले 24-24 घंटे काम करती थी, लेबर नहीं मिल रही थी फैसलाबाद के अंदर। आज जो है वो हमें टैरिफ भी कम हो गया है अमेरिका का, फिर भी हमारी फैक्ट्रियां 24 घंटे नहीं चल रही, फिर भी हम कंपीट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे कि ये इन्होंने बिजली के जो कारखाने लगाए थे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और वो जो इमरान खान स्कीम एक लेके आया था बिजली वाली के, एक्सेसिव यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बिजली जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगी। वो इन्होंने आके पहले तो 2-3 साल बंद की रखी है मुजम्मिल साहब, अभी इन्होंने वो दोबारा शुरू किया, लेकिन उसके करने के बावजूद भी कोई खातर खा लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है, वो भी सर्दियों के अंदर। देखिए सर, टोटल पाकिस्तान के जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, जितने शेड्यूल्ड बैंक हैं पूरे पाकिस्तान के, उनकी 49.9 बिलियन जो ट्रिलियन की जो है वो लैंडिंग है जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर। 49,000 तकरीबन 700-800 अरब बनती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36.5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन 36,500 अरब उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को दिया हुआ है। तकरीबन 2,2500 अरब रुपया उन्होंने लैंडिंग की हुई है टू स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिन्हें आप कह लें। बाकी उन्होंने कुछ जो है वो शेयर्स खरीदे पे हैं, कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को, प्राइवेट सेक्टर जो बिजनेसेस हैं उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लैंडिंग शेड्यूल्ड बैंक कर रहे हैं, मतलब यही अवेलेबल है ना कारोबारी बंदे के पास जो डोमेस्टिक लैंडिंग जिधर बैंक से लेने हैं पैसे, वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 9400 अरब अवेलेबल है। 50,000 अरब में से 9400 अरब, 9.4 ट्रिलियन। उस 9.4 ट्रिलियन में से भी अभी आपको मेला साहब एग्रीकल्चर के ऊपर सारा बताएंगे, सिर्फ मैं इतनी सी बात कर देता हूँ। एग्रीकल्चर का शेयर सिर्फ 400 बिलियन है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आपने लैंडिंग की हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर को। उसके बाद एक्सपोर्टर्स की मैं बात करता हूँ। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम एक है, स्टेट बैंक लो कॉस्ट फाइनेंस देता है एक्सपोर्टर्स को। उसके टोटल पैसे जो हैं वो 442 अरब रुपए, 9400 अरब में से प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस और पूरे पाकिस्तान के 50,000 अरब में से
42 अरब जो है वो स्टेट बैंक की जो फाइनेंस स्कीम है, लो कॉस्ट फाइनेंस है, जो उन्होंने एक्सपोर्टर्स को प्रमोशन के लिए कि एक्सपोर्ट बढ़ा सके वो दी हुई है। अच्छा, उसके अंदर वो भी तकरीबन पिछले 3 साल से चौक हुई पड़ी है। नया एक्सपोर्टर को वो अवेलेबल ही कोई नहीं है। जो पुराने एक्सपोर्टर हैं, जो अपने आप को बड़ा वो क्या कहते हैं, मैं क्या नाम लूँ, वो समझते हैं कि हम बेताज बादशाह हैं एक्सपोर्ट के और ये वो, और उन्होंने तकरीबन उसका 40% कैप्चर किया हुआ है। वो अभी मैं एक आपको ना एक बड़ी छोटी सी और बड़ी बारीक सी बात बताता हूँ, बात लंबी हो रही है, मैं खत्म करूंगा। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 2 चीजें हैं, एक टेक्सटाइल है और एक अपैरल है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट सारी चैप्टर 51 से लेके 59 तक आती हैं, जिसके अंदर विविंग है, स्पिनिंग है, जो इनसे प्रोडक्ट्स बनती हैं, धागा, कपड़ा, ये वो सारा मिला। जो अपैरल सेक्टर है उसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो कस्टम्स के HS कोड 60 में, 61, 62, 63 में इसकी एक्सपोर्ट्स होती हैं। अच्छा, ये जो 442 अरब रुपया है, इसमें से 175 अरब रुपया EFS का टेक्सटाइल सेक्टर को है। ये जो बड़े कंपोजिट यूनिट्स वाले हैं, टोटल पाकिस्तान के अंदर 15, 16, 17 घर हैं और इनके पास 40% EFS का जो है वो पैसा है एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम का, 175 अरब रुपया। अपैरल सेक्टर वालों की एक्सपोर्ट है $15 बिलियन 6 मंथली तकरीबन, जो है वो मेरे पास ये फिगर्स हैं, $15 बिलियन नहीं, $15 बिलियन उनकी सालाना बनती है, तकरीबन 7.25 साढ़े 7 बिलियन अपैरल सेक्टर की जो है वो है 6 मंथली और $15 बिलियन सालाना, और टेक्सटाइल की $3 बिलियन सालाना। और टेक्सटाइल वालों के पास है 175 बिलियन स्टेट बैंक की फाइनेंस स्कीम का, और अपैरल वालों के पास है 128 बिलियन। और बाकी सारे एक्सपोर्टर्स के पास और सेक्टर के पास, जैसे मेरा गुजरांवाला से ताल्लुक है, मेटल सेक्टर है, $1.3 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट है और सिर्फ 4 अरब रुपए का EFS अवेलेबल है जी हमारे सेक्टर के लिए, 4 अरब रुपयों का। मतलब इस तरह की चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें होंगी, आप कैसे समझते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टर का जो है वो इत्मीनान बहाल कर सकेंगे? यार उन्हें कोई फैसिलिटीज दें, उनको आप जो है वो सस्ते कोई कारोबार करने के लिए लोन दें, उनके ऊपर ये जो FBR वालों की बदमाशियां ये खत्म कराएं। ये मेरे ख्याल से ये अब निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता, ठीक, निज़ाम खत्म हो जाएगा इस तरह से। मेहरबानी करके बाकी अब मेला साहब सारी गुफ्तगू का अस्सलाम वालेकुम। बहुत तफसील में मुज़म्मिल भाई ने और मुबीन साहब ने गुफ्तगू तो आपके साथ कर ली है। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका, आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, मुज़म्मिल भाई का उन्होंने मौका दिया। देखें, सबसे पहली बात जो ये है ना, जो पाकिस्तान में जब से ये पाकिस्तान बने ना, हम किसी वंडर बॉय की तलाश में। यार वंडर बॉय नहीं होते, निज़ाम बनाए जाते हैं, इदारे बनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, जमहूरियत होती है, इनकी बालादस्ती होती है, कानून की बालादस्ती होती है, उससे खुद ब खुद ही मुल्कों की मईशत ठीक हो जाती है। ये किसी हॉलीवुड की या बॉलीवुड की फिल्म में ज़रूर हो सकता है कि कोई जादू की छड़ी लेके बंदा आ जाए। ये 25 करोड़ आवाम को किसी एक वंडर बॉय ने नहीं आके बचाना। तो जो भी उसको ढूंढ रहा है वो बराए मेहरबानी, अब जिस तरह आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पिछले 2-3 दिन से एक बड़ी नागवार एपिसोड चल रहा था, ईमान मजारी हैं और उनके हस्बैंड है आदि अली चट्टा, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है, पिछले 2-3 दिन से सागा चल रहा था, उसकी हम मजम्मत करते हैं भरपूर। उनको किसी कोर्ट के आगे पेश किया जाए और उनको अपना हक मिले। जो अगर आप में से कोई भाई उनके केस में गया है, शायद अपना भाई या बहन, आपको पता होगा कि कितना बड़ा लतीफ़ा है उनके ऊपर जो केस है। मैं मुख्तसर बात करूँगा। देखें, हमारी मुल्क की रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, वो किसान है। वो किसान है जिसकी एवरेज लैंड होल्डिंग 2 और 5 एकड़ के दरमियान है। 2 और 5 एकड़ के दरमियान आपका एवरेज लैंड होल्डिंग है पाकिस्तानी किसान की। जो उनके साथ मुआशी दहशत गर्दी इस हुकूमत ने की है, हम इनको भूलने नहीं देंगे। हम शुरू करेंगे यूक्रेनी गंदम की इंपोर्ट से। हम इनसे बारहा पूछेंगे कि उसमें किसने पैसा कमाया, किस तरह कमाया, वो गंदम क्यों आई अपने फार्मर की, अपने किसान के एक्सपेंस पे,
क्यों आपने यूक्रेनी फार्मर की गंदम इंपोर्ट की जो लो क्वालिटी थी, आपके लोगों का पैलेट ही उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बहरहाल हम आपको नहीं भूलने देंगे कि आपने चीनी के एक्सपोर्ट के कोटे सारा साल आप बढ़ाते हैं, सारा साल आप चीनी के एक्सपोर्ट के कोटे बढ़ाते हैं, फिर वो चीनी महंगी होती है तो फिर आप उसको उसी तरह फिर से री इम्पोर्ट करते हैं। ये हम आपको नहीं भूलने देंगे। देखिए, इस हुकूमत ने जो जराइम किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, उनकी थोड़ी सी सिर्फ इस साल की बात कर लेते हैं। गंदम आ गई, किसान की गंदम तैयार हुई, इन्होंने कहा हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है जी, आप ना खरीदें, वो खुद बेच लेगा। लेकिन अगर आपने नहीं खरीदनी तो फिर उसको जहां वो बेचना चाहे उसको बेचने की इजाजत होनी चाहिए। कहते थे हम डीरेगुलेट कर रहे हैं, ये दो लफ्ज डीरेगुलेट कर रहे हैं और हम प्राइवेट सेक्टर को गंदम की जो मार्केट है उसको दे रहे हैं। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है कि एक चीज जिसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ही नहीं है, मैं सरगोदा से उठा के पेशावर नहीं बेच सकता, तो फिर ये कौन सी डीरेगुलेशन है और कौन से अपना ये वो कौन सी डीरेगुलेशन है जिसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है। अब हुआ ये कि हुकूमत ने जब प्रोक्योर ना की तो किसान ने 1900 और 2100 के दरमियान अपनी गंदम फरोख्त की। वो किसने खरीदी? फ्लावर मिल्स ने खरीदी, इन्वेस्टर्स ने खरीदी, जिन्होंने उसको स्टॉक किया। अगस्त से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। आज 4500 से 5000 रुपए उसकी कीमत है, किसान के हाथ से वो निकल चुकी है। 4500 से 5000 के दरमियान इनके अपने अफसर डॉन जैसी पब्लिकेशंस के अंदर एनोनिमसली कोट हो चुके हैं कि यार हमने डीरेगुलेट कर दिया लेकिन कोई सेफगार्ड्स नहीं थे, हमने बगैर किसी प्लान के तो गंदम की मार्केट को हमने डीरेगुलेट कर दिया। जब वो किसान ने 1900 और 2100 के बीच में बेच दी, 3 महीने बाद वो 4500 और 5000 के बीच में आज भी यहां पड़ी है। फिर इन्होंने क्या किया? क्योंकि प्लान नहीं था ना, पॉलिसी नहीं थी, फिर इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया, फिर इन्होंने मारे छापे। ऐसे मईशतें नहीं चलती कि एक दिन आप कह रहे हैं हम डीरेगुलेट कर रहे हैं, अगले दिन आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा के तो आप छापे मारना शुरू कर दें किधर गंदम पड़ी है। इस वक्त अब सिचुएशन ये है कि ये जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं। जिन प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने उठाई थी वो गंदम, उनको क्या 3200 से 3300 रुपए पे आप उसको दें फ्लावर मिल को, लेकिन जो उन्होंने अपनी प्रोक्योर की हुई है उन प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने, वो 5000 रुपए पे जा रही है। एंड रिजल्ट क्या है? आटा महंगा हो गया है, ना किसान को कोई फायदा हुआ ना उसको कोई रेट मिला, आटा भी महंगा हो रहा है, छापे भी पड़ रहे हैं। डीरेगुलेशन की आपकी जो मिथ है वो जो आपने करनी थी, इतनी इल प्लान्ड और इतनी आपकी एक बुरे तरीके से आपने मैनेज किया कि वो कंप्लीटली फेल कर गए। और इस वक्त आपकी सारी पॉलिसी की एंड जो है वो ये है कि ब्लैक मार्केट जो है वो फ्लरिश कर रही है। इस वक्त सूबाबंदी है, केपी में जो पंजाब से अनाज जाता है वो नहीं जा रहा। सूबाबंदी छोड़ें, इस वक्त अब जिलाबंदी है। फूड डिपार्टमेंट के एक साहब अगले दिन अखबार में उनका बयान छपा था कि जिलाबंदी नहीं है। साथ पिंडी के फ्लावर मिल्स एसोसिएशन वालों ने आके तो हड़ताल की धमकी दे दी कि अगर जिलाबंदी बंद नहीं होगी, अगर जिलाबंदी बंद नहीं होगी तो हम स्ट्राइक करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। ये कोटे इस वक्त जो गंदम के सेक्टर के साथ जितना एक मैं आपको बता सका हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेहिसी और नालायकी, ये दो चीजें, बेहिसी और नालायकी और बदनीयती। क्योंकि देखिए ना, मईशत की बात करना, किसान की बात करना, मुजम्मिल भाई ने बहुत तफसील में गुफ्तगू की, मुबीन साहब ने बहुत तफसील में गुफ्तगू की। इसके पीछे एक चीज़ है, इसके पीछे ये चीज़ है कि जब एक बंदे ने 1,70,000 वोट लिया हुआ था और एक बंदे ने 50,000 वोट लिया हुआ था, 50,000 वाले के 170 कर दिए, 170 वाले के अपना 500 कर दिए। उस हर चीज़ के पीछे जो लॉजिक था ना, यार ये सब कुछ हम कर रहे हैं क्योंकि हमने मईशत ठीक करनी है, हमने मईशत ठीक करनी है, हमने इस मुल्क में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लेके आनी है। तो ये तो जनाब हम रोज़ एक्सपोज करेंगे यहाँ बैठ के कि अवाम के मैंडेट को पैरों तले रोंद के भी आप आज ये डिलीवर कर पा रहे हैं। थोड़ा सा आलू पे चलते हैं।
क्योंकि आजकल ये 2-3 फसलें हैं जिनका बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा है। गंदम की आखिरी बात ये है कि किसान की दिलचस्पी नहीं है। अगले साल की जो है आपकी काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसका टाइम गुजर चुका है, काश्त हो चुकी है। डेटा पंजाब गवर्नमेंट के पास भी है। इन्होंने डंडा दिया हुआ है अब सारे महकमों को कि जो आपके पास अपनी लैंड्स हैं उनके ऊपर गंदम जो है उसको सो करें। आगे आलू की अल्लाह ताला ने इस साल किसान को एक बड़ी ज़बरदस्त बम्पर क्रॉप दिया है, जिसको कोई अंदाज़ा हो इस दफ़ा यील्ड बड़ी ज़बरदस्त आई है। अब उसमें हुआ ये है कि मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बताता हूं कि आलू की फसल को तैयार करने के लिए 1 एकड़ पे ज़मींदार का खर्चा आता है किसान का 1 लाख रुपया, जिसमें उसका बीज भी शामिल है, उसकी खाद भी शामिल है, उसका कोई बिजली के बिल वगैरह मिला के 3 लाख रुपया उसका खर्चा आता है। सॉरी, 3 लाख रुपया उसका खर्चा आता है। उसमें लेबर भी बीच में जो उसने आपने हार्वेस्टिंग में करनी है। इस वक्त 1 लाख रुपए का उसका 1 एकड़ नहीं बिक रहा। ये फैक्ट्स हैं, मैं कोई इसमें कंजेक्चर नहीं है, कोई इसमें एस्टिमेशन नहीं है। 3 लाख रुपए खर्चा है, 1 लाख रुपए का इस वक्त 1 एकड़ उसका बिक रहा है। उसकी वजह जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, वो उठा ही नहीं रहा, माल मवेशी को खिला रहा है। उसकी वजह अफगान ट्रांजिट रूट की बंदिश। अफगानिस्तान की मार्केट मैटर करती भी है, हमारे लिए कोई इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस चाहिए, जो मार्केट्स में हमारे यहाँ के ज़मींदारों ने, यहाँ के एक्सपोर्टर्स ने, यहाँ के व्यापारियों ने अपनी वहाँ पे लाइनें बना ली हैं, अपने वहाँ पे क्लाइंट्स बना लिए हुए हैं। टोटल बंदिश, ना ईरान वाला रूट अवेलेबल है, चाइना वाला रूट बहुत महंगा है। टोटल बंदिश, प्राइस कलैप्स। अब इसमें आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आलू वाला किसान है? भाई इसमें एक्सपोर्टर, मिडलमैन, ग्रोअर, साथ उसके लेबर जिससे उससे दवाई ली है, जिससे उसने खाद ली है, पीछे तक एक पूरी सप्लाई चेन है जो इस वक्त बैंकरप्सी के नहज पे। और आलू आपका एक्सपोर्ट होता है, डॉलर आते हैं। तीसरी फसल, मैं बात अपनी खत्म करूंगा, किन्नू। मैं किन्नू का काश्तकार, सरगोदा मेन हमारा हब है किन्नू का। मल्टी मतलब हमने 150-200 मिलियन डॉलर की भी एक्सपोर्ट दी है हमने, उससे ज़्यादा का पोटेंशियल भी है। एक बड़ा ज़बरदस्त कैश क्रॉप है। ये एक पूरी बेल्ट है जिसमें ये जो किन्नू की वैरायटी है ये होती है। जनाब वाला इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक 40 किलो जिसको आप मन कहते हैं, उस पे किसान की कॉस्ट आती है रफली 1600 से 1800 के दरमियान। इस वक्त वो बेच रहा है 1000 रुपए का मन। इस वक्त वो बेच रहा है 1000 रुपए का मन, वो भी जब कोई खरीदने आ जाए, प्रोक्योरमेंट खत्म है। हम ऑन रिकॉर्ड है फ्लोर ऑफ द हाउस के, मैं भी, मुबीन साहब भी, जब ये अपना गंदम वाला काम कर रहे थे, हम कह रहे थे आपको नहीं पचेगा, आपको नहीं पचेगा, ये होगा। वही चीजें आज हो रही हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि वोट नहीं ना लेके आए हुए इन्होंने। देखें, जब किसान को किन्नू 1600 से 1800 रुपए मन के बीच में कॉस्ट करेगा और उसको 1000 रुपए का बेचना पड़ेगा, मैं फिर से वही सप्लाई चेन में दोबारा दोहराऊंगा ही नहीं। एक्सपोर्टर से लेके खाद वाले तक, दरमियान में ग्रोअर, दरमियान में लेबर, दरमियान में मिडलमैन और कई एलाइड इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, सारी बैंकरप्सी की नहज पे। लेकिन अफसोस किस बात पे होता है, और ये भी सिर्फ सेंट्रल एशिया का एक्सेस, सिर्फ सेंट्रल एशिया का एक्सेस, नींबू का भी यही हाल है, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। अब नाराजगी हो अगर एक आधी फसल में हो, किसान की नाराजगी हो अगर गंदम में हो जाए या कभी चावल में हो जाए, चलो एक आधी फसल ऊपर नीचे हो जाती है। जब इतने क्राइसिस दर क्राइसिस से गुजरेगा तो फिर उसमें शदीद गमो गुस्सा जो आजकल पाया जा रहा है, ये नतीजा होगा। और हमें इस चीज पे गुस्सा है कि पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है। मैं एक आपको मिसाल देता हूं, जिले इंतजामिया ने मेरे ज़िले में
किन्नू के एक्सपोर्टर्स को और व्यापारियों को, जो चंद बड़े ग्रुप थे, उनको बुला के कहा कि यार आप 1800 या 1900 रुपए मन पे माल खरीदें इनसे, आप इनसे माल खरीदें। उन्होंने कहा सर हम 2000 का खरीद लेते हैं, आप हमारे से ले लें। हम 2000 का खरीद लेते हैं। ऐसे मार्केट्स नहीं चलती, ऐसे मईशतें नहीं चलती कि जिले इंतजामिया जाके तो फैक्ट्री ओनर्स को कह रहा हो कि यार तूने इतने की चीज लेनी है, तो या तो आप खुद प्रोक्योर कर लेना। ये पॉलिसी रिस्पॉन्स होगा जब आपका किसान बैंकरप्सी की नेज पे होगा, तो फिर तबाही ही होगी। तो ज़राअत के साथ इनकी दुश्मनी यूक्रेनी गंदम के इंपोर्ट से लेकर आज के दिन तक जारी हो सारी है, जोरों शोर से। लेकिन हम अपने हलकों में जाते हैं, लोग कंपेयर करते हैं और एक ही चीज़ कंपेयर करते हैं, सर आज ये खान साहब के दौर में हमें ये कॉम्पनसेशन मिलती थी अपनी फसल की, चाहे वो जो भी फसल, गंदम हो, मुंजी हो, गन्ना हो, आपका मकई हो, आपका किन्नू हो, आपका आम हो, हर बंदा, हर किसान इस चीज़ की, रूरल इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह से इन्होंने एग्रीकल्चर को नॉन सीरियसली लिया है, इनके फियास्कोस देखने वाले हैं। जिस तरह चोलिस्तान के अंदर इन्होंने बंदर बांट की है, वहां जाके कभी आप देखें ना कि कितना आउटपुट मिला है, तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस तरह के काम करते हैं वंडर बॉयज। देखें, हमें पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए इस 25 करोड़ अवाम को आज़ादी कारोबार और सिविल राइट्स देने के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बरसरे इक़्तिदार जो हैं वो अगर होश के नाखून जो है वो होश के नाखून लें तो इससे बेहतरी आ सकती है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। अच्छा सर, जी बताइएगा कि जैसे एक तरफ आपकी दूसरी तरफ कि वो IMF से निकलना जाए, दूसरी तरफ जो है वो एक ये भी बयान है कि खास तौर पे आज जो सेनेट में तनकीद की गई है आपकी हुकूमत के ऊपर, और कहा गया कि असद उमर को तो हम मईशत के जादूगर समझते थे, IMF में आने की वजह से और रोकने की वजह से बेड़ा गर्क हुआ। ये वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि हम खुद कुछ करेंगे, बाद में वो IMF पे आ भी गए। देखिए, बात यह है कि IMF 25 प्रोग्राम हुए पाकिस्तान के, उसमें से असद उमर ने और PTI ने कितने लिए? एक लिया। 24 किसने लिए? वो 24 PPP, PMLN और फौज, इन तीनों ने मिलकर लिए, ठीक है ना। और शहबाज शरीफ साहब ने 2022 से कितने प्रोग्राम लिए? 4 प्रोग्राम वो ले चुके हुए हैं। तो ये तो इनका हाल है। फिर उसके बाद इस वक्त जो है वज़ीर आज़म साहब डेवोस में IMF की MD से मिलने गए हैं और उनकी मिन्नतें करने गए हैं कि जी टैक्स की छूट दे दें। तो बिलाल कियानी साहब जो हैं अभी नए नए आए हैं, उनको अब इतना नहीं पता कि कितने प्रोग्राम थे। 1958 से पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है और माशाल्लाह इनके लीडर ने $400 मिलियन 1996 में कर्ज लिया था, वो तक तो अदा नहीं करके गए। पूरे पाकिस्तान को मकरूज बना दिया है, जिसे कहते हैं कि हमारा जो है नाखून, बाल सारी चीज़ें जो है मकरूज कर दी है। उसके बाद वो जो है ये इस तरह के लेक्चर दे रहे हैं। पहले देखें, थोड़ी सी माशी तारीख भी पढ़े जाके और फिर उसके बाद बातें करें। असद उमर ने क्या कहा? असद उमर आया, असद उमर ने प्रोग्राम लिया, एक प्रोग्राम लिया, उसको आप ही ने तोड़ा। अब आपका वजीर जिसे कहते हैं दिफा है ना, कौन है जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि जी अब बस इतने जहाज़ों के ऑर्डर आ गए, हम IMF को खुदाफिज कर रहे हैं। इस तरह के बयानात अगर वो देंगे तो अल्लाह ही खैर करे फिर मुल्क का। सर, आपने बताया कि गंदम नहीं मिल रही खेती के, तो वफाकी वजीर राना तनवीर की कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने ओपनली कहा है कि हम खेती के को भी दे रहे हैं गंदम, और सिर्फ पंजाब को भी दे रहे हैं, सिंध को भी दे रहे हैं, हमसे जो लेना चाहते हैं ले रहे। आपने कभी रब्ता किया उनसे गंदम के लिए? देखिए, बात यह है कि हमें उनसे राब्ते की ज़रूरत ही नहीं है। जब हुकूमतों का काम होता है कि सप्लाई को इंश्योर करना, अब हम उनसे फ़ोन करें, राना साहब ये इधर जो है इस नाके पे 3 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं, कितने देनी है, ये फ़ोन करके पूछें उनसे। पंजाब से इस वक्त जो ट्रक जा रहे हैं 3-3 लाख रुपए जो है रिश्वत ली जा रही है, 3-3 लाख रुपए।
और उसके बाद अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि केपी के पास अपने भी ज़खायर थे 2,70,000 टन। हमने कल परसों जो है उसको जारी किए, 1,36,000 टन हमने ऐलान किए। उसके बाद देखें केपी में हमने सप्लाई के ऐलान किए, पंजाब और सिंध में जो है रेट टूटना शुरू हो गए। इसका मतलब यह कि जखीरा अंदोजी कराई जा रही थी। पंजाब हुकूमत 7,500 रुपये में दावा कर रही है कि हम दे रहे हैं फी मंथ, मार्केट में चल रहा है 12,500। सिंध हुकूमत दावा कर रही है 8,000 रुपये मंथ दे रहे हैं, मार्केट में चल रहा है सिंध में 11,500 रेट। और केपी हुकूमत ने 10,414 में ऐलान किया, उसके बाद रेट नीचे आ जाता है। ये कैसा काम हो रहा है? दूसरी बात यह कि बड़ी अच्छी बात की मेरे भाई ने, पाकिस्तान के जो पड़ोसी हैं भारत, अच्छी बात है, उनके साथ तो तिजारत बंद ही रहनी चाहिए। इमरान खान ने बंद की थी और अब इन्होंने 1-2 दफ़ा कोशिश की है बीच में, ये आपको याद होगा, ठीक है ना? आप बातें कुछ और करते हैं, लेकिन इन्होंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा कोशिश की है, रिकॉर्ड में है। खान साहब ने कहा था कि जब तक ये कश्मीर का वो वापस नहीं लेते हम इनके साथ तिजारत नहीं खोलेंगे, इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया। दूसरा आपका नेबर था अफगानिस्तान, उसके साथ भी अब बॉर्डर बंद कर दिए। तीसरा आपका ईरान, उसके साथ भी बॉर्डर बंद कर दिए। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने जो है अपने तमाम नेबर्स के साथ तिजारत बंद कर दी। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम गेम चेंजर करेंगे, एक्सपोर्ट उठाएंगे, ये करेंगे। ये सारी बातें हैं और ये नहीं कर सकते। 4 साल गुजर के इमरान खान से ज़्यादा वक्त दे दिए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी बेरोजगारी और उस पर जो है हमें जो है सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इंटरेस्ट रेट से 22 से जो नीचे आके 10 आ गए, 20 से कारोबार तो हो रहा है। देखें, जब इमरान खान साहब की आखिरी दिन थी ना हुकूमत का, तो 11.75% था और उससे 2 महीने पहले 9.75% था। तो 4 साल लगे इनको ये सफर तय करने में, 4 साल। ये 11.75 से उठा के ले गए 22% पे। जब सबकी कमर तोड़ दी, वो क्या कहते हैं, गिट्टे गुड्डे तोड़ दिए, उसके बाद 11% पे है। तो आज हाल ये अभी बताया ना उसामा इन्होंने कि मुबीन साहब ने कि 11% पे भी कोई क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं है और दे भी नहीं रहा और लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि मईशत में जान ही नहीं है। जिस तरीके से बताया है उसामा साहब ने कि 1,700 रुपये की अगर उसका किन्नू तैयार हो रहा है और 1,000 रुपये में कोई नहीं ले रहा, और 3 लाख रुपए में जो है आलू जो है 1 एकड़ की फसल जो है लग रही है और लाख रुपए में नहीं बिक रही, तो इनको कोई मुफ्त में भी कर्ज देगा तो इनके किस काम का? उल्टा नुकसान ही करना है ना इन्होंने। तो ये हाल है मईशत का। बहुत बहुत शुक्रिया। कि आपने आज से शुरू किया, इस वक्त केपी में मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर -4 तक पहुंच चुका है। जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके हवाले से केपी हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? दूसरा, शहबाज हुकूमत ने पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया, क्या करेंगे? उन्होंने तो गरीब मुकाओ, ये बोलेंगे गरीब मुकाओ प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जब आए थे, और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की 78 साल की बुलंद तरीन गुर्बत है। तो अल्लाह ना करे कि वो मतलब कोई और मजीद कोई प्रोग्राम शुरू करें। उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की जो हाल हो रहा है, मैंने अभी आपने सुना भी होगा कि ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2018-19 में पाकिस्तान के लोग 5% लोग जो है रेमिटेंसेस पे इंतजार करते थे। 2025 में 7.77% हो गया। इसी तरीके से 2018-19 में लोग गिफ्ट्स या इमदाद जो एक दूसरे को देते हैं, 2.12% उस पर डिपेंडेंसी थी, अब वो बढ़ के 4.757% हो गई है। तो मुल्क में जिस तरीके से गुर्बत बढ़ रही है, ये कौन सी पॉवर्टी एलिवेशन की बात करें? रहा सवाल सर्दी का, खैबर पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान के सर्द तरीन रीजन में है। इस वक्त जो तकलीफ है, जो मैंने अपने इब्तिदाइये में भी बात की थी, जिन इलाकों में ऑपरेशन हो रही है और जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, वहाँ पे लोग बहुत तकलीफ में। और मैंने पहला गिला ही ये किया था कि हम कैसे पाकिस्तानी हैं कि पहले होता था कहीं पे कोई तकलीफ होती थी एक दूसरे की बासपुस करते थे, कहीं से किसी सूबे से किसी ने तीरा में जो कल जो हुआ है और वहाँ से इतनी बड़ी माइग्रेशन हो रही है, किसी ने पूछा तक नहीं, वफाकी हुकूमत ने भी नहीं पूछा। वो डेवोस में हम सारे बैठे हुए हैं, वहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं ट्रंप ने किस एंगल से किसको क्या कहा। ये हो रहा है इस वक्त। अपनी कौम को सबने बेयारो मददगार छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्जाम लगाया कि 3-3 लाख रुपए रिश्वत दी जा रही है और पंजाब से आने वाले ट्रक से कौन ले रहा है रिश्वत? जो वहाँ की पंजाब और जो इन्होंने बात की सूबा बंदी जिला बंदी, तो जो वहाँ पे इंतजामिया, जो वहाँ पे लोग जो चेक पोस्टें हैं, महकमा फूड वाले चेक पोस्टें हैं, वो लोग ले रहे हैं और उसके बाद जा रहा है माल। तो ये हो रहा है। नहीं तो ये हुई है तो बता रहे हैं ना। आज रात को लेके निकले ना आप एक गाड़ी लेके निकले ना। गाड़ी लेके
आपकी गाड़ी वैसे पकड़ लेनी होगी।